चलो, तो टॉपिक है छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय आंदोलन। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत लंबी अवधि तक जो है ये प्रक्रिया चलेगी छत्तीसगढ़ में, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में। तो ये राष्ट्रीयता की भावना ये पहली बार जागृत होती है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति जो मंगल पांडे द्वारा हुई थी, है ना, यहीं से माना जाता है कि यही राष्ट्रीय भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन है। और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। आपने देखा था रायपुर में हनुमान सिंह का विद्रोह, सोना खान का विद्रोह, सोहागपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह, ये कुछ हालांकि एकदम बिल्कुल उसी तरह का विद्रोह, केवल हमारा रायपुर का हनुमान सिंह का विद्रोह था, क्योंकि ये भी एक मेरठ में जो विद्रोह हुआ था सैन्य विद्रोह, उसी की तरह रायपुर में भी सैन्य विद्रोह हुआ था हनुमान सिंह के द्वारा, ठीक। लेकिन प्रभाव तो पड़ा। 1857 की क्रांति को यद्यपि अंग्रेजों ने अपने सैन्य बल के आधार पर दबा तो दिया, लेकिन ये आंदोलन जो है चूंकि असंगठित था, चूंकि योजनाबद्ध नहीं था, तो अंग्रेजों ने इसे बड़ी आसानी से, कामयाबी से इसे दबा दिया। लेकिन ये जो आंदोलन दबाया गया, ये जो 1857 की क्रांति दबी, यहाँ से चिंगारी उठी और वो थी राष्ट्रीयता की चिंगारी। लोगों ने बिखरे हुए भारत को एक राष्ट्र में पिरोकर देखना शुरू किया कि हाँ भाई, भारत एक राष्ट्र है, हम सब मिल जाएं तो हम अंग्रेजों से लोहा ले सकते हैं, है ना। अच्छा, उधर 1857 की क्रांति दब तो गई, लेकिन छुटपुट प्रगति होती रही। राष्ट्रीय आंदोलन जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेगी भारत में, उत्तर भारत में। अब छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव हमें 1857 में देखने को मिलता है। कुछ विद्रोह होते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद एक चुप्पी सी आती है। चुप्पी मतलब हमको फिर ज़्यादा कुछ नहीं दिखता एक लंबे अवधि तक। कब तक? 1885 तक, 1885। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वो क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये तस्वीर में आएगा। मतलब 1857 की क्रांति के बाद लगभग 28 साल बाद एक और महत्वपूर्ण संगठन का जन्म होगा, और वो जन्म है किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसका जन्म होता है 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, यही वही कांग्रेस है मिस्टर राहुल गांधी वाली। श्रीमान राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा कांग्रेस के भक्त कहते हैं, कांग्रेस के भक्त। मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से उसे परिपक्व होने में अभी 50 साल लगेंगे, तब सोचा जाएगा कि देश की बागडोर उसके हाथों में दी जाए या न दी जाए। 28 दिसंबर 1885 और इसकी स्थापना जो हुई वो A.O. ह्यूम द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम। ये स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश थे, है ना। ऐसी जानकारियां कभी कभी पूछ दी जाती हैं ना। ये स्कॉटलैंड के थे, और इनके बारे में जो जानकारी वो ये है कि ये आईसीएस थे, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। अच्छा देखो, ये जो आज आप यूपीएससी देखते हो, आज जो आईएएस देखते हो आप, है ना, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में आईसीएस कहलाती थी, है ना। बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज हुई, बाद में यूपीएससी एक संगठन बन गया, लेकिन पहले इंपीरियल सिविल सर्विसेज अंग्रेज़ों के ज़माने में। अंग्रेज़ भाई, अंग्रेज़ों का शासन था, भारत में नियंत्रण बढ़ता जा रहा था और यहाँ उन्हें प्रशासनिक अधिकारी चाहिए थे। इसलिए ये आईसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे शुरुआत में लंदन में। कहाँ करते थे? लंदन में।
और शुरुआती दौर में तो ये भारतीयों के लिए खुला भी नहीं था, भारतीयों का निषेध था इस परीक्षा में बैठना। तो लंदन में एग्जाम लेते थे, वहाँ से सेलेक्ट करते थे कैंडिडेट को जो पास करते थे, और उन्हें भारत में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति होती थी उनकी। अच्छा, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये बहुत कठिन परीक्षा कैसे थी मैं बताता हूँ। कठिन तो जो कुछ भारतीय थे उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती तो देने वाला एग्ज़ाम नहीं था, क्योंकि हम देखेंगे आगे कि इस कठिन परीक्षा के बावजूद भी भारतीयों ने इसे लंदन में जाकर तोड़ा है, इसे भेदा है। सत्येंद्रनाथ टैगोर एक नाम सुनोगे आप, पहले प्रथम ICS। और ये उस समय के लोग जानते हो पहले क्या था, पहले 19 साल की सीमा थी, बस 19 साल तक आप ICS का एग्जाम दे सकते थे। और शुरुआत में तो इसका सेंटर लंदन में ही होता था, भारत में नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि एक गरीब जिसके पास इतना पैसा नहीं है वो लंदन जाके कैसे एग्जाम दे सकेगा। फिर भी कुछ अमीर घराने से, वित्तीय रूप से स्ट्रांग लोग थे जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया, लंदन जाके ICS एग्जाम देकर क्वालिफाई किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर, आप सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में भी इस परीक्षा को पास किया। आगे चलकर मकाले जो है एक मकाले समिति बनाई गई, उसकी अनुशंसा पर इस सिविल सेवा भारतीयों के लिए ओपन किया गया 1854 आई सपोज, है ना, भारतीयों के लिए ओपन किया गया। भारतीय अब इस एग्जाम में बैठ सकते थे, है ना। अब फिर आगे चलकर भारत में इलाहाबाद को सेंटर बनाया गया। इसीलिए आप देखोगे कि सिविल सेवा का बहुत जो क्रेज़ है वो आपको इलाहाबाद और उस क्षेत्र में मिलेगा, पटना क्षेत्र में, है ना। उसका कारण ये था कि भारत में जो पहला ICS का जो सेंटर खोला गया था भारतीयों के लिए, वो कहाँ था, इलाहाबाद। ठीक, अब तो क्या है, प्रयागराज, अब क्या है, प्रयाग, है ना। एओ ह्यूम पे पहुँचते हैं, ये भी ICS से, और अंग्रेज़ों ने भारत में इन्हें प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। अब इनके पीछे दो थियरी मिलती है हमको। एक, पहली जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसे ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं, अंग्रेज़ों ने एओ ह्यूम को किसी मामले में पद से निष्कासित कर दिया, और उस बदले की आग में अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। एक ये थियरी है। दूसरी थियरी जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है वो क्या है, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डफरिन। भारत का गवर्नर जनरल थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन। दूसरी थियरी यह है कि अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त भारत के गवर्नर जनरल डफरिन के इशारे पर एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इशारे पर मतलब अंग्रेज़ों का एक कूटनीतिक षड्यंत्र था। अंग्रेज़ों की एक कूटनीतिक षड्यंत्र का परिणाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। संभवतः डफरिन के इशारे पर एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, और उद्देश्य ये था कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वास्तव में ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच में एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगी। सुरक्षा कवच, इसे इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच सुरक्षा कवच की संज्ञा दी है। क्यों दी गई? 1857 की क्रांति जो हुई वो भारत के विभिन्न भागों में छुटपुट बिखराव के, भले ही बिखराव के रूप में, लेकिन हुआ तो अंग्रेज़ों के मन में एक डर समा गया कि भाई ये तो छोटा सा विद्रोह था। भारतीय सेना में 60%, मतलब हमारी जो सेना हमने जो भारत में बनाई है इसमें 60% से ज़्यादा तो भारतीय सैनिक हैं। अगर इन सैनिकों ने मिलकर एक साथ विद्रोह कर दिया तो एक रात भी नहीं टिक पाएंगे, हम लोग को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। हम लोगों ने हथियार भी तो दे रखा है, और भले ही वो मना करते रहो कि हमें इस विद्रोह से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस विद्रोह का स्पष्ट कि अंग्रेज डरे थे इसका स्पष्ट प्रमाण आप इससे देख लो। आप देखो कि बक्सर के युद्ध के बाद 1764, उसके बाद से अंग्रेज़ों का भले ही अप्रत्यक्ष लेकिन शासन शुरू तो होता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार से,
और आगे चलकर हम देखते हैं 1774 से ये यहाँ पे अधिनियम बनाकर शासन करना शुरू करते हैं व्यवस्थित, और आगे चलकर धीरे धीरे 1857 की क्रांति तक लगभग समस्त भारत को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। तो इस समय बक्सर के युद्ध से 1857 की क्रांति तक भारत में शासन चला कौन रहा था अंग्रेजों की ओर से? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी ना शासन। एक व्यापारिक संस्थान थी जो चार्टर आज्ञा पत्र लेकर भारत में व्यापार करने आई थी और धीरे से यहां शासन करने लगे थे। लेकिन इस क्रांति के बाद महत्वपूर्ण बदलाव आया 1858 में। अगले ही साल ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ के प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए और सीधे ब्रिटेन की महारानी ने भारत का शासन अपने नियंत्रण में ले लिया। ये क्या क्या प्रमाणित करता है कि उन्हें डर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में एक ऐसे विद्रोह ने जन्म ले लिया है और आगे चलकर अगर इस तरह से एक संगठित विद्रोह हो गया तो हम भारत से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। इसीलिए 1858 से आप देखेंगे कि भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में, ब्रिटेन के महारानी के नियंत्रण में है। ठीक, अच्छा, अब ये चीजें आप समझ गए। ये पहला अधिवेशन। अच्छा, ये देखो, ये जो कांग्रेस है ये प्रतिवर्ष अपना अधिवेशन करती थी। अधिवेशन मतलब सारे कांग्रेस के नेता जो है जाकर एक जगह इकट्ठे होते थे। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, आह्वान किया कि आइए भारतीय इसमें जुड़ें, ये भारतीयों के लिए एक मंच साबित होगा और इस माध्यम से जो है भारतीय अपनी आवाज़ उठाएंगे और अंग्रेज़ों के समक्ष रखेंगे, जिससे अंग्रेज़ों पर भारतीयों की मांगों को मानने के लिए दबाव बनेगा। ये कहकर उन्होंने आह्वान किया और इसमें धीरे धीरे चलकर आपको बहुत सारे नेता शामिल होते दिखाई देंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, आगे और चलकर गांधी आएंगे। जब डरबन से लौटेंगे तो गांधी भी इसमें शामिल दिखाई देंगे, सुभाष चंद्र बोस, है ना। ऐसे बड़े बड़े नेता धीरे धीरे इस कांग्रेस में शामिल होंगे और ये बहुत बड़ी एक राजनीतिक दल का रूप ले लेगा। ठीक, अच्छा, ये हो गया। अब देखते हैं कि अधिवेशन, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये प्रतिवर्ष अपना अधिवेशन करती थी। अच्छा, कोई एक निश्चित स्थान पर नहीं करती थी। ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थापना हुई कहाँ थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी ग्वालियर टैंक, गोकुलदास, तेज प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय, बंबई। कहाँ हुआ था? बंबई। तो आपसे एक तथ्य अगर पूछ जाए, हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी नहीं पहुंचे हैं, पहुंच रहे हैं, यहाँ से रिलेट करके पहुंच रहे हैं। आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई किस स्थल पे थी? ग्वालियर टैंक, गोकुलदास तेज प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय, बंबई में 28 दिसंबर 1885 को। अच्छा, यही कांग्रेस जो है हर साल अधिवेशन करती थी और हर साल एक नया अध्यक्ष चुना जाता था अध्यक्षता के लिए। तो निर्माण तो किसने किया? ए.ओ. ह्यूम, जान लिया आपने। यही पहला अधिवेशन था 1885 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्षता कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो 1885 में हुआ, इसकी स्थापना की ए.ओ. ह्यूम ने और इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक, ये कांग्रेस की भूमिका हो गई। तो जो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। किसने की? ए.ओ. ह्यूम, स्कॉटिश ए.ओ. ह्यूम ने की। और इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। और कहाँ हुई इसकी स्थापना? ग्वालियर टैंक, गोकुलदास तेज प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय, बंबई। अब यहां से आगे निकलते हैं। कांग्रेस हर साल अधिवेशन करती थी। केवल वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था जब कांग्रेस के अधिवेशन जो है बीच में नहीं हुए, वरना निरंतर हर साल कांग्रेस का अधिवेशन भारत में चलता रहा। भारत में ये विभिन्न अलग अलग जगहों पर अधिवेशन करते थे। उद्देश्य था इसका
कभी लखनऊ में कर लिया, कभी बम्बई में कर लिया, कभी कलकत्ता में कर लिया। इससे क्या होता कि अलग अलग जगह कांग्रेस के अधिवेशन होते तो और लोग जुड़ते, प्रचार होता कांग्रेस का, ये कारण था। ठीक, तो पहला तो बम्बई में हुआ। अब देखो अब आते हैं छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का नाता कैसे जोड़ेंगे? देखो छत्तीसगढ़ हम जानते हैं कि 1861 की तिथि से 62 की तिथि से छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा बन गया? मध्य प्रांत। किसका हिस्सा बन गया था? मध्य प्रांत। क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में आज की तरह राज्य नहीं हुआ करते थे। अंग्रेजों के ज़माने में ये भारत जो है ब्रिटिश प्रांतों में विभाजित था। प्रांत थे या देसी रियासतें थी, छोटे छोटे रियासत जहाँ राजा शासन करते थे, है ना। और या तो फिर वो क्षेत्र जो सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में थे, जिन्हें हम ब्रिटिश प्रांत कहेंगे। तो छत्तीसगढ़ जो है उस दशा में 1861 से मध्य प्रांत का हिस्सा था। तो सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ इस कांग्रेस में कब तस्वीर में आएगा? अभी नहीं आएगा। 1885 में हुआ, नहीं आया। 1866 में हुआ, नहीं आया। 87 में हुआ, नहीं आया। 88 में भी अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, नहीं आया। लेकिन 89 देखना पड़ेगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन। कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन और कब हुआ ये? 1889। और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? पांचवा अधिवेशन। देखो थोड़ा सा विवाद है यहाँ। ग्रंथ अकेडमी की 6 किताबें मैंने फॉलो की हैं, उसमें बिहार जो है, बिहार में कुछ और लिखा है, किसी में कुछ और लिखा है, लेकिन हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। हम इसको लेंगे कैसे? अभी मान के चलो, अभी की स्थिति में कि पहली बार मध्य प्रांत तस्वीर में आया और मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ शामिल था। तो छत्तीसगढ़ से कुछ प्रतिनिधियों ने पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में कब भाग लिया? तो ये है कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1889, है ना। 1889 समझ गए। अब किसने प्रश्न क्या बनेगा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विलियम वेडरबर्ग। ये कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेडनबर्ग ने की थी। और इसी बम्बई अधिवेशन जो कि 1889 में हुई, विलियम वेडनबर्ग की अध्यक्षता में, यहाँ पर लगभग 204 मध्य प्रांत के प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया। मध्य प्रांत छत्तीसगढ़ तो अभी अस्तित्व में नहीं ना, उसके अंदर शामिल है। अभी क्या है? मध्य प्रांत। तो मध्य प्रांत के लगभग कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 214। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम नोट्स में रहेगा आपके, लेकिन नंबर जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताऊंगा, वही इंपॉर्टेंट रखना रिलेट करने के लिए। कि पहली बार मध्य प्रांत के 214 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कहाँ? कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन, जो कि 1889 में हुआ, विलियम वेडनबर्ग की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में मध्य प्रांत की ओर से छत्तीसगढ़ क्षेत्र से जिन्होंने भाग लिया वो आएंगे यहां। अब छत्तीसगढ़ क्षेत्र से इस अधिवेशन में भाग लिया, किन किन लोगों ने भाग लिया? पहला नाम सीएम ठक्कर, माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे और रामदयाल तिवारी। ये 4 नाम मिलेंगे। मतलब 1889 के बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में मध्य प्रांत ने हिस्सा लिया और मध्य प्रांत के प्रतिनिधियों में छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कौन कौन शामिल थे वो ये है: सीएम ठक्कर, माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे और रामदयाल तिवारी। ठीक,
वो कांग्रेस अपने में जो जो कोर थे ना, वो अपने में वोटिंग करके करते थे, कांग्रेस के नेता। ठीक, ये होता था। और ये लोग बंबई में इस अधिवेशन में भाग लिया, वापस आकर छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस का प्रचार प्रसार शुरू किया इन लोगों ने। तो छत्तीसगढ़ अभी तस्वीर में हल्का सा है कि ये लोग गए, मध्य प्रांत के प्रतिनिधि बनकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र से वापस आए और कांग्रेस का प्रचार प्रसार शुरू किया। देखो नाम बहुत आएंगे अभी, तो नाम को आप कैसे याद करोगे? हाँ, मिक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ कोड बनाना पड़ेगा। कोड क्योंकि रटोगे बार बार तो वैसे ही होगा। क्या होगा? माधव और वामन ने राम को ठक्कर मारी, है ना? ऐसे ही करना पड़ेगा। नाम बहुत आएंगे अभी, जहां नाम बहुत आएगा तो आपको ऐसे कि पहली बार 1889 बंबई अधिवेशन में माधव और वामन ने राम को ठक्कर मारी। माधव राव सप्रे, वामन राव लाखे, रामदयाल तिवारी और सीएम ठक्कर। लिखोगे ऐसे, है ना? याद करोगे, वो रट डालेंगे अपन। ठीक है, तो पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 1889 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया। किन लोगों ने भाग लिया? माधव और वामन ने राम को ठक्कर मारी। माधव राव सप्रे, वामन राव लाखे, रामदयाल तिवारी और सीएम ठक्कर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कहानी अगला देखो, फिर से 1990 में भी अधिवेशन हुआ, लेकिन वहां छत्तीसगढ़ तस्वीर में नहीं आया। वहां छत्तीसगढ़ तस्वीर में नहीं है। अगला अधिवेशन जहां छत्तीसगढ़ तस्वीर में आएगा वो है बंबई का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। चूंकि नागपुर जो है मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ शामिल था, नागपुर करीब था, तो अब इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रतिनिधि फिर से तस्वीर में आएंगे। नागपुर अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ 1891। और ये कौन सा अधिवेशन था? 7वां। ठीक, बंबई का नागपुर अधिवेशन। अब देखो, इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वास्तव में पी आनंद चार्लू ने की। इसकी अध्यक्षता, नागपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पी आनंद चार्लू ने की। इस अधिवेशन की खासियत देखो, उद्देश्य, इस अधिवेशन में मुख्य उद्देश्य क्या था? असल में ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर और जंगलों पर कर बढ़ा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने किसानों और जंगलों पर कर बढ़ा दिया, और इस बढ़े हुए करारोपण के वास्तव में विरोध प्रमुख मुद्दा था इस अधिवेशन का, है ना? कि अंग्रेजी सरकार ने जो किसानों और जंगलों पर जो कर बढ़ा दिया है उसका विरोध किया गया। इसीलिए हम देखेंगे कि इस अधिवेशन में बड़े पैमाने पर किसान और मालगुजारों ने भाग लिया इस अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में। ठीक, ये इस अधिवेशन की खासियत हो गई कि बड़े पैमाने पर किसानों और मालगुजारों ने यहाँ भाग लिया। मध्य प्रांत से 480 प्रतिनिधियों ने यहाँ भाग लिया इस अधिवेशन में। नहीं, संख्या उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। मध्य प्रांत से 480 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया, और छत्तीसगढ़ से जो शामिल हुए इस अधिवेशन में वो देखो। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से शामिल इस अधिवेशन में सीएम ठक्कर कॉमन है, वहां भी थे, यहां भी हैं सीएम ठक्कर। दूसरा नाम क्या था? माधवराव सप्रे। तीसरा नाम रामदयाल तिवारी। इन तीनों को इसलिए एक साथ लिखा क्योंकि ये तीनों रायपुर से थे। बद्री प्रसाद साव, एक नाम और मिलेगा, बद्री प्रसाद साव, ये बिलासपुर से थे। बद्री प्रसाद साव, है ना? ये कहां से थे? बिलासपुर से। पूछ देता है ना, बिल्कुल पूछ सकता है कि ये कहां से थे? बिलासपुर से। और एक नाम और मिलेगा, वो है डोमार सिंह नंदवंशीय
वंशीय, और ये थे धमतरी से, ये थे धमतरी से। हाँ यदु, अरे यार तो अभी एकदम बताता है हम मौके पे 2 बजे तक। अच्छा ठीक है, सुन ना, कल सुप्रीम कोर्ट का एक लेख आया, आर्टिकल जो ये 66A है जो है, इसका दुरुपयोग रोका जाए, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस पे जो है केस ना बनाया जाए, फेसबुक में उसका उल्लंघन है। ऐसे मैं भेजूंगा तेरे को, है दे रगड़, इस बार आता हूँ मैं यार। हाँ उसको लेके आऊँगा और इस बार देते हैं अग्रवाल की बत्ती। ठीक, एक्शन में रहते हैं हम हमेशा। है कौन? मेरा एक्शन चल रहा है, जब से कोचिंग खोला हूं तब से एक्शन चल रहा है। चलो, सीएम ठक्कर, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, ये रायपुर से, बद्री प्रसाद साहब बिलासपुर से, डोमार सिंह नंदवंशी धमतरी से। अब देखो, किताबों में अधिकांश जो बोल रहा है कि भाई पहली बार छत्तीसगढ़ क्षेत्र से किसी कांग्रेस अधिवेशन में जो भाग लिए, अगर फंस जाओ कभी 89 और 91 में, क्या लोगे आप? ये लोगे, यहाँ नोट करके लिखो। हाँ, नोट करके लिखो कि यदि 1989 बम्बई अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन में चुनना हो कि छत्तीसगढ़ से पहली बार प्रतिनिधियों ने किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, तो आप ये लोगे 91। नोट करके ये लिखो कि यदि छत्तीसगढ़ से पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगर ये सवाल आए तो आप लिखोगे दोनों में, अगर दोनों विकल्प फंसा दे, ये कारण कुछ नहीं, ग्रंथ एकेडमी में बस अलग अलग डेटा दिया है, यही कारण है। ये हाँ, ये पहली प्राथमिकता आपकी ये है। अरे यही तो दिक्कत है इधर। ठीक है, आइए, ये एक हो गया 18 बम्बई अधिवेशन, कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1889 हो गया। उसके बाद कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891 हो गया। अब पहुंचते हैं अपन 1905 में। मैं ऐसे ही ऑर्डर में चलूंगा, हिस्ट्री में एकदम ऑर्डर में, घटनाक्रम। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन। अरे सीजी मैप नहीं डालना था। वो सब कराऊंगा ना मैं। देखो, अंग्रेजों के समय ब्रिटिश भारत जो है वो प्रांतों में विभाजित था। जैसे आज राज्य देखते हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये नहीं था, प्रांत थे। उसमें बंगाल, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा बंगाल प्रांत था, बहुत बड़ा था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, है ना। इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, बंगाल प्रांत के विभाजन की घोषणा कर दी। कर्जन, अंग्रेज़ों ने तर्क दिया कि भैया बंगाल प्रांत क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है और प्रशासनिक असुविधा हो रही है, प्रशासन करने में असुविधा आ रही है, इसलिए हम इसे विभाजन कर रहे हैं और 2 प्रांत बना रहे हैं। लेकिन वास्तव में मुद्दा ये था कि भारतीय समझ रहे थे कि असल में ये जो पूर्वी भाग है
ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, मुसलमान बाहुल्य जनसंख्या थी यहाँ, और इधर हिंदू बाहुल्य। और अंग्रेजों ने हमेशा फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई। और बंगाल में ही क्यों? तो भैया बंगाल जो है वो जागरूकता का केंद्र रहा है, आंदोलन का केंद्र रहा है। कैसे? अंग्रेजों ने जब भारत में पाश्चात्य शिक्षा, है ना, जब अंग्रेज भारत में पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, अंग्रेजी माध्यम का ज्ञान जब लेकर आए, तो सबसे पहले ये बंगाल में ही शुरू हुआ। बंगाल में ही पहले लोगों ने अंग्रेजी भाषा सीखी, पाश्चात्य साहित्य पढ़े। तो जब पाश्चात्य साहित्य उन्होंने पढ़े तो उन्हें ये ज्ञान हुआ कि भारत तो हमारा है और अंग्रेज तो हमको गुलाम बना के रह रहे हैं। तो ये जागरूकता सबसे पहले वहाँ आई, इसीलिए आंदोलन और का गढ़ बना रहा बंगाल, है ना। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम सब यूनिटी थी और अंग्रेजों को ये रास नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने बंगाल प्रांत के विभाजन का सोचा, इनको विभाजित करने का सोचा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लिए इन्होंने ये पूर्वी बंगाल प्रांत हो गया, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के लिए ये पश्चिमी बंगाल प्रांत बना, घोषणा किया इन्होंने। हालांकि ये बंगाल विभाजन 1900 कब वापस लिया गया? 1911 में वापस ले लिया गया, है ना, कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही पूरे भारत में बंग भंग आंदोलन शुरू हुए। इनके इस निर्णय के विरुद्ध में आंदोलन शुरू हुए और इसी बंग भंग आंदोलन में एक और आंदोलन समाहित था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, है ना। इसी आंदोलन मतलब बंगाल ये विभाजन के विरोध जताने का जो तरीका था वही तरीका जो है स्वदेशी आंदोलन कहला रहा है। मतलब जगह जगह लोगों से आह्वान किया गया कि आप अंग्रेजों के वस्त्र जो है उनको त्यागो, उनकी होली जलाओ और खादी अपनाओ, देश में निर्मित वस्त्र अपनाओ। क्योंकि ये जानते थे, उनके एक विचारधारा चली आ रही थी, भाई विचारधारा यह बहुत पुख्ता भी है, कोई राष्ट्र तब तक स्ट्रांग है जब तक वित्तीय रूप से स्ट्रांग है। अगर उसे कमज़ोर करना है तो पहले वित्तीय रूप से उसे तोड़ो, है ना। और अंग्रेज क्या कर रहे थे भाई? यहाँ से सस्ते दामों में कपास खरीद रहे थे, वस्त्र बना रहे थे और यहाँ महंगे दामों में बेच रहे थे। त्याग कर दो, इससे उनकी कमर टूटेगी, ये विचारधारा थी पीछे की। ये चलता रहा, ये घटना ये हो गई, ठीक। अब इसको छत्तीसगढ़ से, बंगाल विभाजन को हम छत्तीसगढ़ से कैसे रिलेट करें? ये तो नेशनल स्तर पे हो गया, बंगाल विभाजन हुआ, अब छत्तीसगढ़ से कैसे जोड़ेंगे? देखो, इसी बंगाल से लगा हुआ, ऐसे लगा हुआ, ऐसे मान लो ये कौन सा प्रांत है? ये मध्य प्रांत है, ये मध्य प्रांत है, ऐसा मान लो। और यहीं से लगा हुआ ये समझ लो, ये क्या है? ये क्या है? हमारा छत्तीसगढ़। अभी वर्तमान में जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो स्थिति है उसका शुरुआत इसी को मान सकते हैं कि कुछ और अलग का है? नहीं, बिल्कुल मान सकते हो, शुरुआत इसी को मान सकते हैं। हाँ। ये वो फिर भी उतना कुछ नहीं हुआ था। ये जो कटुता जो उत्पन्न हुई ना, ये भारत पाकिस्तान विभाजन के समय से बहुत ज़्यादा हुआ। देखो, कटुता इसलिए भी प्रारंभ हुआ क्योंकि अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी नहीं बनी होती। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण वास्तव में इसलिए हुआ कि जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए या राजनीति में जो यहाँ इन्वॉल्व थे, उनको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। उन्हें लगने लगा कि यहाँ पर हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, आप इनको कुछ विशेष करते नजर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े पद, देश के पहले प्रधानमंत्री का गौरव इन्हें प्राप्त है। जबकि पहले जब 1946 में ये तय हुआ था कि जो इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही भारत का प्रधानमंत्री होगा, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, है ना। एक वोट मिला था जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी की ओर से प्रतिनिधि थे जवाहरलाल नेहरू, एक वोट। और शायद 14 या 15 वोट मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मतलब तय हो गया, कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही चुन लिए गए और देश के प्रधानमंत्री भी वही होते। लेकिन क्या समीकरण, क्या गणित खेली गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देश का पहला प्रधानमंत्री बनने से इस्तीफा क्यों दे दिया भाई?
अरे महात्मा गांधी, कई बार महात्मा गांधी का ईगो मेरे को सामने नजर आता है, जैसे पट्टाभी सीतारमैया। भाई आप बात करते थे लोकतंत्र की, कि कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, इसका अध्यक्ष चुनाव होगा, लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा। लेकिन जब महात्मा गांधी अपनी ओर से एक प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में खड़ा करते हैं और उधर सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं और सुभाष चंद्र बोस वो चुनाव जीत जाते हैं, तब आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जनरल पब्लिक में ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये हार पट्टाभी सीतारमैया की नहीं, ये हार मेरी है। क्या मतलब इसका? आपका प्रतिनिधि है, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, है, लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा उपयुक्त समझा, उनको उसको मतदान किया, तो आपका ये कहने का मतलब क्या है? फिर दूसरा ये कि जब दूसरे 1946 में जब वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक तरफा बोला जाता है इसको, एक तरफा एक वोट जो मिला था ना वो स्वयं का था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो वो बलिदानी है ना, जिसने महात्मा गांधी के आग्रह पर कुछ कहा और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। तो इसी तरह की कुछ समीकरण पहले भी बनते रहे। जिन्ना बहुत बड़ा नेता था, पॉपुलर नेता था भारत में, है ना, वो हिंदू मुस्लिम, उस समय ये भेद हमको दिखाई भी नहीं देता, हिंदू मुस्लिम भेद था ही नहीं। गंगा जमुना तहजीब जो बोलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्था थी यहां पर। अंग्रेजों ने थोड़ा सा इसमें घी डाला और इधर जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों की उपेक्षा अगर वास्तव में ये कारण बनी आगे चलकर, और मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग कर ली। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है अपने मरते वक्त उन्होंने कहा था कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, मैंने सोचा कि मैं एक धर्म के आधार पर एक नया राष्ट्र का सृजन कर सकूंगा, लेकिन ये मेरी भूल थी। वो जान चुके थे जो नया पाकिस्तान बना है ये विकास नहीं कर पाएगा, धार्मिक कट्टरता किसी विकास का आधार हो ही नहीं सकती। इंडिया में ये जो चल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, वास्तव में ये हरामजादे राजनीतिज्ञ करते हैं, बढ़ाते हैं। ये बोल बोल कर, प्रचार कर करके ये विभाजन को पटने कभी नहीं देते। जैसे मैं बोलता हूं दोनों जिम्मेदार हैं, मैं कहता हूं हिंदूवादी संगठन भी जिम्मेदार हैं और मुस्लिमवादी संगठन भी इसके जिम्मेदार हैं। मुस्लिमवादी संगठन जैसे ओवैसी, वो हरामजादा वहां जो बैठा है हैदराबाद में, उसका एक भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो कहता है 15 मिनट के लिए हमको हिंदुस्तान दे दो, 15 मिनट में हम साफ कर देंगे, हिंदुओं को साफ कर देंगे पूरा। वो ये कहता है। ये वो क्यों कह रहा है? क्योंकि पहले से शुरू से धीरे धीरे मुसलमान समुदाय में ये जहर घोला गया कि देखो भैया तुम यहाँ अल्पसंख्यक हो, हिंदू तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेंगे। अब उसको ये लोग ऐसे भड़का के बढ़ाते हैं और बड़ी आसानी से मुस्लिम इसलिए भड़क जाते हैं क्योंकि उनमें साक्षरता दर बहुत कम है, पढ़ते नहीं है वो लोग। इनको इस तरह से धार्मिक कट्टरता और इस तरह के भाषण देकर बहला लेना बहुत आसान है। उधर वो है, इधर हिंदू संगठन अपनी राजनीति चमकाने के लिए उधर मुसलमानों को गाली देते हैं। अब जब ऐसा होने लगता है तो वो मुस्लिम समझते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान ही ठीक था, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, तो पाकिस्तान की ओर झुकाव चला जाता है। पाकिस्तान की ओर झुकाव चला जाता है तो फिर वही हिंदू वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन सर हमारे अंदर काफी मतलब सहिष्णुता है। देखो स्टार्टिंग तो उधरी से होती है। ये बात भी हम कह सकते हैं कि ये जो 1946 के बाद जो कटुता बढ़ी है, जो कटुता बहुत बढ़ी ना, उसके बाद हम सहिष्णु हैं, बिल्कुल है, क्योंकि तभी तो ये संभव हो पाया है कि यहाँ जो है हमने संविधान भी जो बनाया तो हमने सेकुलर राष्ट्र की स्थापना की है, या उस समय नहीं की तो बाद में 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमने सेकुलर को आधार स्तंभ बनाया, संविधान में जोड़कर पंथ निरपेक्ष बनाया तो, है ना, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें कोई छेड़छाड़, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। आधारभूत संरचना सुप्रीम कोर्ट ने माना है इसे। सरदार पटेल तो
प्रधानमंत्री को हटा सकता था क्योंकि वो अध्यक्ष था, अध्यक्ष के पास उतना पावर होता रिजाइन कर दिए, दोनों पद से रिजाइन कर दिए। नहीं तो हटा सकता था पीएम को भी। हाँ बिल्कुल, वो अरे पीएम ही वही होते। पहले ऐसे लाभ के लिए नहीं सोचा जाता था, मतलब राजनीतिक कारण धीरे धीरे फिर वो धार्मिक कारण में बदलता है। चलिए आइए, तो क्या हुआ इस बंगाल विभाजन से जो छत्तीसगढ़ में जो प्रभाव पड़ा वो क्या हुआ, इस बंगाल प्रांत से 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में आ गई, ऊपरी साइड, ऊपर साइड ना, ये मैंने एरो यहाँ खींच दिया लेकिन ऊपर की साइड। ऊपर की साइड है ना, बंगाल प्रांत से 5 जो रियासतें हैं वो कहाँ आ गई, इस मध्य प्रांत में आ गई, उस समय के मध्य प्रांत में आ गई, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा बनेंगे। वो 5, देखो ब्रिटिश भारत में या तो ब्रिटिश प्रांत होते थे या रियासतें होती थी, तो 5 रियासतें, कौन कौन सी रियासतें आई थी बंगाल प्रांत से? सरगुजा, सरगुजा है, पहले एक तरफ से शुरू करो, एक ऑर्डर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, ये 3 जिला अलग रखे थे हम लोग, ये 3 जिला है और जो आज जिले भी हैं, और प्लस दो रियासतें, चांग बखार, चांग बखार, अरे है ना, चांग बखार, बखार, और एक और रियासत थी उदयपुर, उदयपुर। ये 5 क्षेत्र इधर आ गए, मध्य प्रांत में हस्तांतरित कर दिए गए, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा बने। एक ये घटना हुई, पहले जब उदयपुर रियासत था ना तो उसका केंद्र धरमजयगढ़ था, मतलब रायगढ़ और सरगुजा मिलाकर ये रियासत था, जो आज का आप देखते हो जिला ना, वो मिलाकर था। ठीक, ये हुआ। और 1905 में अब इस बंग भंग आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमें थोड़ा सा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? बिलासपुर में इस बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव दिखा, और यहां पर नेतृत्व किसने किया? ताराचंद, बिलासपुर में। तो बिलासपुर में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व ताराचंद ने किया, नेतृत्व ताराचंद द्वारा। इन्होंने श्रमिकों और कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक शिक्षा दी। इस आंदोलन के दौरान जो है उन्होंने समझाया कि हमें क्यों इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए और क्यों ये ज़रूरी है। श्रमिकों और छात्रों को इन्होंने राजनीतिक शिक्षा दी। इस प्रकार से बिलासपुर में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ताराचंद ने किया। ठीक, ये रही 1905 की स्थिति। अब आते हैं 1906, छत्तीसगढ़ 1906 में। देखो आप एकदम घटनाक्रम को एक क्रम से लेते चलो। सबसे पहले हमने क्या देखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन 1889। ठीक, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891। उसके बाद आ गए हम 1905 के बंगाल विभाजन में। अब आएंगे 1906, छत्तीसगढ़ 1906 में। छत्तीसगढ़ टॉपिक क्या होगा? छत्तीसगढ़ सन 1906 में, सन 1906 में, यह है हमारा टॉपिक, सन 1906 में। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है इसलिए मैंने हेडिंग क्या दिया, छत्तीसगढ़ 1906 में। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1906 में। इसमें भाग छत्तीसगढ़ से किन्होंने भाग लिया?
इस अधिवेशन में हालांकि ज़्यादा मैं इसको कहूँगा कि बी फैक्ट, मतलब इसके चांसेस आपके कम है, लेकिन फिर भी घटना को लिंक तो करना है ना। 1906 में, क्योंकि इतने अधिवेशन हुए उसमें छत्तीसगढ़ से कितना कितना नाम याद रखोगे, तो ये मुझे लगता है समझदारी नहीं है ना। तो कांग्रेस 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र से पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे और वामनराव लाखे शामिल थे। वामनराव लाखे 1906 में ये हुआ। लेकिन 1906 की ये जो घटना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अब 1906 में दूसरी घटना जो आ रहा हूं मैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1906 में कांग्रेस की रायपुर शाखा की स्थापना हुई। 1906 में कांग्रेस का रायपुर में एक शाखा, ठीक है, कांग्रेस की रायपुर शाखा की स्थापना, कांग्रेस के रायपुर शाखा की स्थापना, ये महत्वपूर्ण है। रायपुर शाखा की स्थापना किसके प्रयासों से हुआ? सीएम ठक्कर। कांग्रेस के रायपुर शाखा की स्थापना में प्रमुख योगदान था सीएम ठक्कर का। सीएम ठक्कर, बिल्कुल प्रश्न बन सकता है भैया कि कांग्रेस की रायपुर शाखा कब स्थापित हुई? 1906 में। किसके प्रयासों से? सीएम ठक्कर के प्रयासों से ये हुआ। अगला जो वो भी महत्वपूर्ण है, इसी वर्ष 1906 में सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस के सदस्य बने। कौन? सुंदरलाल शर्मा ये कांग्रेस के सदस्य बने। और इसी वर्ष कांग्रेस के सदस्य बनते ही इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जो कहलाता है सुमित्र मंडल। इन्होंने एक संगठन, तो सीधा प्रश्न बन जाएगा भैया सुमित्र मंडल की स्थापना किसने की? सुंदरलाल शर्मा ने। कब की? 1906 में। सुमित्र मंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार। उद्देश्य था कि सुमित्र मंडल जो है छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुधार के कार्यक्रम चलाएगा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करेगा। तो इसका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से सुंदरलाल शर्मा ने स्थापित किया? सामाजिक सुधार के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना, यह प्रमुख उद्देश्य था इनका। यह इंपॉर्टेंट है 1906 में, ठीक। अच्छा, अब इसीलिए छत्तीसगढ़ के राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास करने वाला प्रथम व्यक्ति इन्हें माना जाता है। सुंदरलाल शर्मा को क्या माना जाता है? छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन? सुंदरलाल शर्मा, ठीक। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? सुंदरलाल शर्मा को माना जाता है प्रथम व्यक्ति, सुंदरलाल शर्मा। अब एक और है जो मैं अगला बोलने वाला हूं, जो 1906 में ही हुआ, वो भी बी फैक्ट, मतलब उसके आने के चांसेस कम हैं। देखो, 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इस कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य, ठीक, स्वदेशी और शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसी अधिवेशन में स्वराज्य, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इस जो प्रस्ताव जो पारित हुए, इनके प्रचार प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय मंडल का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय नागपुर में बनाया गया, ठीक। इस राष्ट्रीय मंडल का मुख्यालय नागपुर में था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस राष्ट्रीय मंडल में छत्तीसगढ़ से माधवराव सप्रे को शामिल किया गया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भैया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो स्वराज्य, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित जो प्रस्ताव पारित हुए, उनके प्रचार प्रसार के लिए जो राष्ट्रीय मंडल बना था, उसमें छत्तीसगढ़ से किसे शामिल किया गया था? माधवराव सप्रे, ठीक।
उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब चलते हैं 1907 में। 1907 को हम दो एंगल से देखेंगे, उसको रिलेट करेंगे। हाँ, केवल ताराचंद मिला, नहीं, अरे अब इसको दो हिस्सों में देखेंगे। पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर देख लेते हैं क्या हुआ। 1907 की दशा, 1907, इधर भी 1907। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, और इसमें एक महत्वपूर्ण घटना हुई राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें कांग्रेस जो है दो धड़ों में विभाजित हो गया। कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन दो धड़ों में विभाजित हो गया। ठीक है, इसमें इसका महत्वपूर्ण क्या हुआ? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन। दो प्रमुख नेता जो उस समय के, एक तो गोपाल कृष्ण गोखले, एक गोपाल कृष्ण गोखले और एक बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, कुछ लोग तिलक के पक्ष में आ गए, कुछ लोग गोपाल कृष्ण गोखले के पक्ष में। गोपाल कृष्ण, ये जो इनके जो समर्थक थे, ये कौन से कहलाए ग्रुप वाले? नरम दल। और बाल गंगाधर तिलक के वाले गरम दल, गरम खून वाले। विचारों में मतभेद था। एक जो है एक्शन पे बिलीव कर रहे थे और एक जो है आगे चलकर गांधी जैसे अहिंसात्मक कार्यक्रम पे बिलीव करते थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले के समर्थक हो गए। और जो एक गरम खून क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, वो बाल गंगाधर तिलक के, मैं इधर का हूं, गरम दल का हूं, ये शामिल हो गए। आपने पढ़ा होगा स्कूल में लाल बाल पाल, गरम दल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये है ना। इसको अरविंद घोष वो भी था, वो उसको इधर रहने दो, ये हमारा अभी मुद्दा नहीं, वो तो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे, ये हमारा मुद्दा नहीं है। ये हुआ 1907 में। इस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, ये यहां से प्रश्न बन सकता है कि भैया सूरत अधिवेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन भाग लेने गया? ये महत्वपूर्ण बन सकता है, तो चलो उसको देख लेते हैं। इस सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कौन भाग लेने पहुंचे थे? छत्तीसगढ़ से शामिल यहां पर हमको चार नाम मिलेंगे, और भी नाम मिल सकते हैं आगे, लेकिन अभी चार प्रमुख हैं। एक तो लोचन प्रसाद पांडे, एक लोचन प्रसाद पांडे, ये कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, ये साहित्यकार है। ये कौन है? साहित्यकार। ये भी अपने दादा, चाचा, पापा के साथ पहुंचे थे वहां सूरत अधिवेशन में भाग लेने, उस अधिवेशन में भाग लेते। और जो नेता दिखेंगे उसमें देखो ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव, सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, ई और सुंदरलाल शर्मा, नारायण मेघावले। सुंदरलाल शर्मा, एक अन्य नाम सुंदरलाल शर्मा, और नारायण मेघावले, नारायण मेघावले। ये चार लोग प्रमुखता से, मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि ये चार लोग सूरत अधिवेशन में गए थे। ठीक, उसमें से लोचन प्रसाद पांडे साहित्यकार है ना, ये भी गए थे। अच्छा, ये गए। अब इसको कैसे याद रखोगे भाई? राघवेंद्र ने सुंदर और नारायण के साथ लोचा कर दिया, है ना। राघवेंद्र ने सुंदर और नारायण के साथ लोचा कर दिया। सूरत अधिवेशन 1907, राघवेंद्र ने सुंदर और नारायण के साथ लोचा कर दिया। लोचन प्रसाद पांडे, ई राघवेंद्र राव, सुंदरलाल शर्मा और नारायण मेघावले, ये चार लोग। अच्छा, ये लोग वहां से वापस आए तो सुंदरलाल शर्मा और नारायण मेघावले ने मिलकर
स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए ना, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए स्वदेशी दुकानें खोली यहाँ पर। क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए यहाँ स्वदेशी दुकानें खोली, ठीक। और इन स्वदेशी दुकानों का संचालन, ये बी फैक्ट यहाँ तक ठीक है भैया, किसने स्वदेशी दुकानें खोली? सुंदरलाल और नारायण मेघावले। अब इसके आगे ये बी फैक्ट लेसर इंपॉर्टेंट, मतलब एक बार बस पढ़ के निकल जाओ। राजिम में पूरन सिंह, राजिम में किसने दुकान का संचालन किया? पूरन सिंह ने। और धमतरी में, धमतरी में यादव राव जी, धमतरी में यादव राव जी और हरप्रसाद सोनी, और हरप्रसाद सोनी। ये बी फैक्ट है ना, उतना बस, इसको इसके पीछे जान नहीं देना। यहाँ पर यहाँ तक पूछ सकता है कि भैया किसने स्वदेशी दुकानें खोली स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए? सुंदरलाल शर्मा और नारायण मेघावले, ठीक। और इनके द्वारा जो दुकानें खोली गई, तो राजिम में उस स्वदेशी दुकान का संचालन पूरन सिंह ने किया और धमतरी में यादव राव जी और हरप्रसाद सोनी ने किया। इस इवेंट को यहां रहने दो। 1907 का ये इवेंट यहां रहने दो, ठीक। अब आते हैं इधर। जाहिर सी बात है, सूरत में जो अधिवेशन हुआ, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसका असर यहां भी पड़ेगा। इसको अपन यहां देखेंगे। इसको देखते हैं हम 1907 के अंदर। पहले घटना एक देखते हैं, प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, एक इवेंट है प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन। प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन मतलब मध्य प्रांत ने भी सोचा भाई कि हम लोग भी जो है इस एक प्रांत के रूप में जो है यहाँ एक राजनीतिक संगठन बनाएं, मुलाकात करें, विचारों का आदान प्रदान करें और अपना योगदान दें, ठीक। तो ये प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन जो है ये पहला हुआ नागपुर में 1905 में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ लिंक करने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा हुआ जबलपुर में, 1906 में। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो हुआ वो हुआ कहाँ? रायपुर में, और ये हुआ 1907 में। ये 1907 की घटना को यहां से पकड़ रहे हैं अपन। तीसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन 1907 में कहाँ हुआ? रायपुर में। रायपुर में कहाँ हुआ? तो रायपुर के टाउन हॉल में। कहाँ हुआ? रायपुर के टाउन हॉल में। और कौन सी तारीख को? तो 29 मार्च 1907। यह पूछा जा सकता है ये डेट, 29 मार्च 1907 को, है ना। रायपुर में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, रायपुर के टाउन हॉल में। क्या हुआ यहां? क्या हुआ? ये जो सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसका असर हमें यहां भी देखने को मिलेगा। इस रायपुर के प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षता श्री केलकर ने की। अध्यक्षता किसने की? श्री केलकर। और स्वागताध्यक्ष ये थे हरि सिंह गौर। अब क्या हुआ? ये सम्मेलन शुरू हुआ रायपुर में, नागपुर और पूरे प्रांत से जो है प्रतिनिधि यहाँ आए। इसमें नागपुर से एक प्रतिनिधि थे दादा साहब खापर्डे। दादा साहब खापर्डे ने इस सम्मेलन में कहा कि इस सम्मेलन में कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से होनी चाहिए। मांग की इन्होंने वंदे मातरम से होनी चाहिए, जिसे इन अध्यक्ष और ये बाकी सारे सदस्यों ने इसे मना कर दिया। मना करने का कारण था, उन दिनों वंदे मातरम अगर किसी पब्लिक प्लेस में गाया जाए तो अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर लेती थी, इसीलिए शायद इस डर से जो है मना कर दिया गया। खापर्डे की मांग मना कर दी गई। खापर्डे अपने प्रशंसकों के साथ तुरंत सम्मेलन छोड़कर बाहर चले गए। हालांकि पंडित रविशंकर शुक्ल भी सम्मेलन में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, वो भी शामिल थे। उन्होंने मध्यस्थता की और मनाया, और हालांकि जो सभा जो है मान गई कि हाँ वंदे मातरम से कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, लेकिन खापर्डे अपने प्रशंसकों के साथ वापस नहीं आए। ठीक, खापर्डे उसी दिन रायपुर में तात्यापारा पहुंचे।
तात्यापारा में हनुमान मंदिर के सामने उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, खापर्डे ने। और उस जनसभा में उन्होंने कारण बताया कि मैंने क्यों इस सम्मेलन का त्याग कर दिया और क्यों छोड़कर आया हूं। और वहां पर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन से संबंधित भाषण दिया, लोगों में आह्वान किया कि आप आओ, हम सब इस स्वदेशी आंदोलन में भागीदार बने। और रायपुर में भी विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ये घटना हुई। असल में खापर्डे का गुस्सा से यहाँ छोड़कर अपने प्रशंसकों के साथ चला जाना, यहाँ भी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विभाजन का कारण बनता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विभाजन यहाँ हुआ। कहाँ हुआ? प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन रायपुर में, यहाँ हुआ। और यहाँ भी कांग्रेस दो दलों में बढ़ गई, गरम दल और नरम दल। वही गोपाल कृष्ण गोखले को फॉलो करने वाले नरम दल के हो गए, ठीक। कांग्रेस विभाजन। अब देखो, गरम दल और नरम दल, नरम दल। अब गरम दल में कौन है? देखो, खापर्डे हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं, लेकिन वजह तो खापर्डे ही थे इस विभाजन के। तो हम इसको कैसे देखेंगे? हम इसको कुछ इस प्रकार से देखेंगे, कैसे याद करेंगे, मतलब अनवांटेड चीज़ों को कम करेंगे। गरम दल में हम जो प्रमुख नाम जो छत्तीसगढ़ से, इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और वो नाम है माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल। देखो, शुरू करो। पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये तीन। लेकिन मैं यहीं खत्म नहीं करूंगा, अन्य कुछ अन्य गरम दल के नेता देखो, जैसे डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे, एक नाम ये हो गए, डॉक्टर मुंजे, ठीक। ठाकुर हनुमान सिंह लक्ष्मणराव उदगीरकर, ठाकुर हनुमान सिंह और लक्ष्मणराव उदगीरकर, लक्ष्मणराव उदगीरकर, ये बी फैक्ट, इसको अपन क्या है, हल्का वेटेज देंगे, ये रटा हुआ होना चाहिए। लक्ष्मणराव उदगीरकर, ठीक। है ना? तो गरम दल पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे और वामनराव लाखे। इधर नरम दल में आ जाइए। नरम दल में हरि सिंह गौर और सीएम ठक्कर। इधर देखो नरम दल, सीएम ठक्कर पॉपुलर नाम है, बार बार सुन रहे हो आप, सीएम ठक्कर। और हरि सिंह गौर जो अध्यक्ष थे, स्वागत अध्यक्ष हरि सिंह गौर। और अन्य दो नाम देख लो आप, जिनको कम वेटेज है, राय बहादुर और मघोलकर, राय बहादुर और मघोलकर। लेकिन सेटर हो सकता है धोखा खा जाए, फिर भी यहाँ खापर्डे लिख सकते हैं अपन ना। दादा साहब मेन तो है, वो तो छूट ही गया है, दादा साहब खापर्डे। लेकिन कम है चांसेस, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के नहीं है, ये नागपुर से आए थे, ठीक। ये घटना हो गई। तो घटना को आपने लिंक कर लिया, है ना? चलो रिव्यू करें एक बार, देखते हैं दिमाग में क्या बैठा। कांग्रेस की स्थापना से छोड़ देता हूं, कांग्रेस अधिवेशन जहां से छत्तीसगढ़ भूमिका आती। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन जहां छत्तीसगढ़ की भूमिका आती कौन सा था? कांग्रेस का बंबई अधिवेशन 1889। किसकी अध्यक्षता में हुआ? विलियम वेडरबर्ग। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के प्रतिनिधि भी शामिल थे उसमें। छत्तीसगढ़ के कौन कौन शामिल थे? अरे वो क्या था कोड, है ना? माधव और वामन ने राम को ठक्कर मारी। माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, है ना, वामनराव लाखे और सीएम ठक्कर, ठीक। लेकिन इससे पहला नहीं मानना है हमको, अगर 1891 वाला आ जाता है। अच्छा, दूसरा कांग्रेस अधिवेशन जहां छत्तीसगढ़ की भूमिका सामने आती है वो है नागपुर अधिवेशन 1891।
खासियत क्या, बड़े पैमाने पर किसान और मालगुजारों ने इसमें भाग लिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो है किसानों और जंगलों पर कर बढ़ा दिया था, तो उसके विरोध प्रमुख मुद्दा था इस अधिवेशन का। इस अधिवेशन में भी मध्य प्रांत के लगभग 480 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसमें से छत्तीसगढ़ से किन किन लोगों ने भाग लिया? कोड क्या है? कोड इसमें नहीं बनाए थे, तो इसमें क्योंकि सीएम ठक्कर, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी रायपुर से, बिलासपुर से कौन? बद्री प्रसाद शाह, और धमतरी से कौन? डोमार सिंह नंदवंशी। ठीक, ओके। इसके बाद अगला जो इवेंट आएगा कब? बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905 में पहला मुद्दा क्या हुआ? मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ बंगाल विभाजन के साथ, और 5 रियासतें मध्य प्रांत में आई जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ का भाग बनेगी। कौन कौन सी रियासतें हैं? कोरिया, सरगुजा, जशपुर, चांगबखार, उदयपुर। 1905 में दूसरी घटना, बिलासपुर में बंग भंग यानी कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ताराचंद साहू ने किया। 1905 खत्म, 1906 में आते हैं। छत्तीसगढ़ सन 1906 में पहला मुद्दा। इस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी, है ना। और इस अधिवेशन में किन किन लोगों ने भाग लिया? पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे। लेकिन बी फैक्ट है, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं। लेकिन इसी अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे, स्वराज्य, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव। इन प्रस्तावों को प्रचार करने के लिए एक राष्ट्रीय मंडल का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ से किसे शामिल किया गया? माधवराव सप्रे को शामिल किया गया। बी फैक्ट। 1906 में एक महत्वपूर्ण चीज हुआ, कांग्रेस के रायपुर शाखा की स्थापना हुई। किसने किया? सीएम ठक्कर 1906 में। इसी वर्ष एक और चीज हुआ, सुंदरलाल शर्मा इसके सदस्य बने, कांग्रेस के सदस्य बने। कांग्रेस के सदस्य बनते ही इसी वर्ष उन्होंने एक संगठन बनाया। क्या बनाया? सुमित्र मंडल। उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार एवं छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना। 1906 खत्म हो गया। अब आते हैं 1907। 1907 की पहले राष्ट्रीय तस्वीर देख लेते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में प्रमुख चीज जो हुआ वो क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल में टूट गई। ठीक, अच्छा, इस सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से किन किन लोगों ने भाग लिया? नहीं, कोट क्या है? हाँ, राघवेंद्र ने सुंदर और नारायण के साथ लोचा कर दिया। ठीक, तो राघवेंद्र राव, दूसरा सुंदरलाल शर्मा, फिर नारायण मेघावले और लोचन प्रसाद पांडे, ये एक साहित्यकार है। अच्छा, यहां से लौटकर 2 लोगों ने छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए स्वदेशी दुकानें खोली। कौन? सुंदरलाल शर्मा और नारायण मेघावले ने, है ना। इसके बाद बी फैक्ट है, लेसर इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसके चांसेस अचानक भयानक 5% में ही होते हैं। इन दोनों ने स्वदेशी दुकानें खोली। उसका राजिम में संचालन किसने किया? पूरन सिंह। और धमतरी में यादव राव जी और हरप्रसाद सोनी। इधर से हटते हैं, इधर से हटकर अब आ जाते हैं इधर छत्तीसगढ़ की तस्वीर में। सूरत अधिवेशन का प्रभाव यहां भी पड़ेगा, और वो यहां के एक प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में पड़ेगा। अच्छा, प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन सबसे पहले शुरुआत कब हुआ? 1905 से ही शुरू हुआ। पहला नागपुर में हुआ, दूसरा जबलपुर में 1906 में हुआ, लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन रायपुर में हुआ 1907 में, और एग्जैक्ट तारीख क्या है? 29 मार्च 1907। कहाँ हुआ? रायपुर में के टाउन हॉल। ठीक, यहां पर क्या होता है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शाखा में विभाजन, कांग्रेस का विभाजन छत्तीसगढ़ में, और यहां भी कांग्रेस जो है 2 धड़ों में टूट जाएगी, गरम दल और नरम दल। ठीक, अच्छा, अब इसकी घटना क्यों होता है? कौन बना इसकी वजह? खाबड़े ने वंदे मातरम मांग की कि सम्मेलन की शुरुआत में वंदे मातरम होना चाहिए, जिसे अन्य लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे, इसलिए खाबड़े गुस्सा कर अपने अनुयायियों के साथ चले गए। ठीक, यही कारण बना कांग्रेस विभाजन का। हालांकि पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्यस्थता करने की कोशिश की और सभा को मनाया और वंदे मातरम
हामी भरवाली की वंदे मातरम से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन खापड़े वापस नहीं आए। लेकिन इसी प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन रायपुर में 29 मार्च 1907 को कांग्रेस का जो विभाजन हुआ, उसमें गरम दल में कौन कौन शामिल थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे और कुछ अन्य नाम, डॉक्टर मुंजे, ठाकुर हनुमान सिंह, लक्ष्मण राव उदगीरकर और खापड़े तो इधर ही शामिल होंगे, लेकिन ऊपर के 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं, 3 नाम। अब नरम दल में आते हैं। हरि सिंह गौर जो स्वागत अध्यक्ष थे वो थे, और सीएम ठक्कर महत्वपूर्ण नाम है। और 2 अन्य नाम कौन कौन से मिलते हैं? राय बहादुर और मघोलकर। ठीक, तो यहां तक हम लोग कर लिए। दिमाग में रिकॉल होता है रे? आए, आओ अगला इवेंट, माधवराव सप्रे का कारावास और क्षमा याचना। हेडिंग क्या है? माधवराव सप्रे का कारावास और क्षमा याचना, और क्षमा याचना। ये घटना 1900, इसको हम रिलेट करेंगे 1907-1908 से, इससे रिलेट करेंगे 1907-8। देखो क्या हुआ। पहले राष्ट्रीय स्तर पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे तिलक बड़े नेता थे। उन्होंने 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की, मराठा और केसरी, जिसमें मराठा वास्तव में अंग्रेजी में था, अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी मराठी में था। ठीक है। और माधवराव सप्रे तिलक से बहुत प्रभावित थे। तो माधवराव सप्रे ने 13 अगस्त, ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल 13 अगस्त 1907, 13 अगस्त 1907 इन्होंने छत्तीसगढ़ में केसरी का हिंदी में प्रकाशन शुरू किया। केसरी का हिंदी में प्रकाशन शुरू किया। अब हिंदी में केसरी को, इसी को कई जगह हिंदी केसरी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि केसरी नाम आते ही तिलक आएंगे सामने। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर केसरी की बात हो रही तो कौन आने चाहिए? माधवराव सप्रे। वास्तव में केसरी इनकी अपनी रचना नहीं थी। असल में केसरी जो पत्रिका मराठी में थी, उसमें जो लेख छपते थे उसका हिंदी में अनुवाद ये छापते थे। यहाँ प्रकाशन शुरू किया हिंदी में, है ना? वही गरम दल के नेता, उसका प्रचार प्रसार हो जो तिलक चाहते थे। तिलक को भी राष्ट्रीय स्तर पर उधर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया इसी आरोप में, क्योंकि ये है मराठा और केसरी में ये जो करते थे, ये बहुत गर्म बातें करते थे। मतलब अंग्रेजी सरकार का विरोध करते थे और देश की जनता को जगाने का प्रयास करते थे और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का प्रोत्साहित करते थे, जो अंग्रेजों को लगता था षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। तिलक को गिरफ्तारी हो गई। अब चूंकि बहुत प्रभावित थे, तो माधवराव सप्रे ने भी 13 अगस्त 1907 को छत्तीसगढ़ में केसरी का प्रकाशन शुरू कर दिया। वही मराठी केसरी का हिंदी में अनुवाद। ठीक, इसीलिए हिंदी केसरी भी कह सकते हैं इसको, या सिंपल बोल दिया कि छत्तीसगढ़ में केसरी का प्रकाशन किसने किया? माधवराव सप्रे। कौन है यार, मैं काट रहा हूं तब भी। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ, ब्यूरोक्रेट से बोल रहा हूँ। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मेरे को फ़ोन करो 1 बजे के बाद। क्लास ले रहा हूँ, 1 बजे के बाद फ़ोन करो। हाँ, अब क्या है, केसरी में से एक लेख है बहुत फेमस, काला पानी। केसरी जो तिलक की केसरी थी ना, तिलक की केसरी, असल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 लेख प्रकाशित किए माधवराव सप्रे ने। ये किसकी बात हो रही? माधवराव सप्रे की। एक तो देश का दुर्भाग्य, ये एक लेख था, और एक लेख था बम गोले का रहस्य।
बम गोले का रहस्य, ये 2 लेख इन्होंने प्रकाशित किए। ये 2 लेख है ना। अब नाम से ही लग रहा है अंग्रेजों को पसंद नहीं आएगा, ठीक। तो इसी आधार पर इनकी गिरफ्तारी होती है। अच्छा, ये देश का दुर्भाग्य बम गोले का रहस्य वास्तव में तिलक के, ये किसके, तिलक के केसरी का लेख था। केसरी का एक लेख था काला पानी, काला पानी, और एक अन्य लेख था उसका नाम नहीं मिलता, लेकिन एक लेख पता चलता है काला पानी। काला पानी का वास्तव में हिंदी में अनुवाद था, ये हिंदी में अनुवाद था, ठीक। इसी लेख के आधार पर माधवराव सप्रे पर अंग्रेजों ने देशद्रोह का आरोप लगाया। अगला इवेंट क्या है, देशद्रोह का आरोप लगा, और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी हो गई इनकी, आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन अंग्रेजों ने एक शर्त रखी, आप लिखित क्षमा मांग लें तो हम आपको रिहा कर देंगे, है ना। हो सकता है प्रारंभिक अवस्था में माधवराव सप्रे नहीं माने, तो वामन राव लाखे ने मध्यस्थता की। वामन राव लाखे बी फैक्ट है, मतलब वामन राव लाखे ने ब्रिटिश सरकार और सप्रे के बीच मध्यस्थता की। किसके किसके बीच, ब्रिटिश सरकार और सप्रे के बीच। ये सप्रे से जेल में मिलने गए और इन्होंने बताया, देख भाई तोर भाई बौरा गए है और कहे है कि मोर भाई अगर क्षमा पत्र पे हस्ताक्षर नहीं करे तो मैं अपन जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूँ। अब ऐसा सुनते माधवराव सप्रे जो है वो भावनात्मक बहाव में बह गए और संवेदना में इन्होंने क्षमा याचना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, क्षमा याचना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, और ये रिहा कर दिए गए। आपके नोट्स जो मिलेगा उसमें डेट भी आएगा कि कब गिरफ्तारी हुई। 2 नवंबर 1908 को रिहा कर दिए गए। कब रिहा कर दिए गए, ये हस्ताक्षर किए और ये रिहा कर दिए गए 2 नवंबर। लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस डेट को जो बोल्ड रहेगा वही डेट आपको ज़्यादा पढ़ना है, बाकी बस गुजर जाओ। बाकी जो डेट लिखता हूँ ना वो कनेक्शन के लिए है, कि वो जो अचानक भयानक होता है ना 1-2% भाई जब भी पढ़ोगे रिवाइज करोगे वहाँ से गुजरोगे ना क्लिक कर जाएगा, लेकिन जिसको मैं बोल्ड करता हूँ वो रटना है, ठीक। 2 नवंबर, तो 21 अगस्त 1908 को उनकी गिरफ्तारी होती है। कब वो गिरफ्तार किए जाते हैं, 21 अगस्त 1908 को, और क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात उनकी 2 नवंबर 1908 को रिहाई हो जाती है। ये रिहा तो हो गए, लेकिन इस कृत्य पर, इनकी क्षमा याचना पर रायपुर की जनता आक्रोशित हो गई, और रायपुर की जनता ने जगह जगह जो है आंदोलन किए और इनके पुतले जलाए, माधवराव सप्रे के पुतले जलाए। ये एक माधवराव सप्रे की एक महत्वपूर्ण घटना हुई। तो किस तरह उनको क्यों कारावास हुआ और किस तरह उन्होंने क्षमा याचना पर हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट क्या है, उनके 2 लेख जो प्रकाशित हुए थे। केसरी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ में किसने किया, कब किया, 13 अगस्त 1907। जो 2 लेख प्रकाशित हुए उनके टाइटल क्या थे, देश का दुर्भाग्य, बम गोले का रहस्य। किसके अनुवाद थे, काला पानी, केसरी के, तिलक के केसरी से, ठीक। ये है ना, ये महत्वपूर्ण हो गया। तिलक उधर चल रहे हैं ना, हम तो छत्तीसगढ़ में फोकस है। तिलक भी जेल गए थे ना, बताया ना, बाद में रिहा हुए वहां। तिलक पहले जेल गए, ठीक। सर ये प्रकाशित कब हुआ, 1907 में, 1908 सात लिखा ना मैं, ठीक। अच्छा, ये एक ना राजनांदगांव में एक फैक्ट मैं भूल गया आपको। राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ठाकुर प्यारेलाल। राजनांदगांव में एक जो है ना स्वदेशी आंदोलन 1907 में 7 के अंतर्गत, जैसे यहां, अरे यार एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट। 1907 में राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया ठाकुर प्यारेलाल।
इन्होंने क्या किया, इसका मुख्यालय राजनांदगांव में ही बनाया, स्वदेशी आंदोलन का। और सारंग पाणी मुदलियार, सारंग पाणी सारंग पाणी मुदलियार के निवास स्थान को स्वदेशी आंदोलन का मुख्यालय बनाया राजनांदगांव में। एक फैक्ट है, ठीक। क्यों नहीं लिखते रे, कहाँ लिखते हो? मैं तो दोनों बस बैठे देखता हूँ, दोनों घर जाके लिखते हैं वीडियो देख के। अच्छा चलिए आगे घटना में आगे बढ़ते हैं। 1907 में दूसरी घटना, 1907 की घटना है ये। 1907 में दूसरी घटना, छत्तीसगढ़ में प्रथम छात्र हड़ताल, छत्तीसगढ़ में प्रथम छात्र हड़ताल, प्रथम छात्र हड़ताल, स्टूडेंट स्ट्राइक हड़ताल। किसने नेतृत्व किया? ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल ने इस हड़ताल का नेतृत्व किया। कहाँ किया? राजनांदगांव स्टेट स्कूल, राजनांदगांव स्टेट स्कूल, स्टेट स्कूल। ये महत्वपूर्ण है। 1907 छत्तीसगढ़ में पहली बार छात्र हड़ताल कब हुआ? 1907। किसके नेतृत्व में हुआ? ठाकुर प्यारेलाल। कहाँ हुआ? राजनांदगांव स्टेट स्कूल। अच्छा, यहीं पर अब अगला जो इवेंट 1909 में पहुंचते हैं। 1909 में आगे चलते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं 1909 में। ठाकुर प्यारेलाल ही संबंधित है ना। इन्होंने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की, सरस्वती पुस्तकालय, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। राजनांदगांव में कहाँ की? राजनांदगांव। कारण क्या था? देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के उद्देश्य से इन्होंने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। कब की? 1909 में। किसने? ठाकुर प्यारेलाल, ठीक। और इनके सहयोगी, बी फैक्ट है आपके नोट्स में रहेगा, राजूलाल शर्मा, पंडित छबिलाल चौबे। इस सरस्वती पुस्तकालय खोलने में जो इनके सहयोगी रहे, राजू वर्मा और पंडित छबिलाल चौबे, बी फैक्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, इसी इवेंट की कड़ी में पहुंचते हैं 1912 में। 1912 अब तस्वीर में आते पंडित रविशंकर शुक्ल, और इन्होंने एक कान्य कुब्ज सभा का आयोजन किया। क्या आयोजन किया? कान्य कुब्ज सभा बनाई। 1912 में कान्य कुब्ज सभा का निर्माण किसने किया? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया। कहाँ किया? रायपुर में। कहाँ किया? रायपुर में। और इसी कान्य कुब्ज सभा ने यह पत्रिका भी प्रकाशित की, कान्य कुब्ज सभा। कैसी पत्रिका थी? मासिक। कैसी पत्रिका थी ये? मासिक पत्रिका। तो कान्य कुब्ज मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? पंडित रविशंकर शुक्ल। और सभा अगर पूछे तो वो भी पंडित रविशंकर शुक्ल। कब? 1912, ठीक। चलो आज यहीं रुकते हैं। लिख लिया अच्छा खासा है।